हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो जो हमारा चैप्टर रनिंग में चल रहा है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आधा हमने कर चुके हैं उस चैप्टर को, बाकी का बचा हुआ चैप्टर इस वीडियो में पूरा कर लेंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें से हमने जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया। रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये हमने कर लिया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ तक पूरा कर लिया था। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं तीसरा टाइप का केमिकल रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये तीसरा आपका केमिकल रिएक्शन है। दो हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड कर दिए थे, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने किया था उसमें सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, जो कि 3 तरह से होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट की वजह से होता है, एक फोटोलाइसिस जिसको फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं जो कि सनलाइट की वजह से होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं जिसको इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। ये हमने डिकम्पोजिशन वाले पार्ट में किया था। आज जो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, वो तीसरा जो है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है बच्चों, वो समझो। तो यहाँ पे आप लिखोगे दोज रिएक्शन इन विच मोर reactive metal displace less reactive metal। बस यही करना है इसमें, रिएक्टिव मेटल। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, बस। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि जैसे ये एग्जांपल Zn प्लस CuSO4। तो यहाँ पे अगर ये रिएक्शन आप करोगे तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। ये कॉपर लिखा हुआ बच्चों, कॉपर के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है जिंक। तो जिंक क्या करेगी, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ये Cu यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। अगर इस रिएक्शन को अगर हम उल्टा कर दें, Zn, जैसे ये रिएक्शन को अगर ऐसे करना चाहें हम ZnSO4 प्लस Cu, तो क्या Cu इस जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? तो बच्चों यहाँ पे आप कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, क्योंकि कॉपर क्या है, ऑलरेडी जिंक से लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करती है। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता होगा कौन सी मेटल रिएक्टिव मोर रिएक्टिव है, कौन सी लेस रिएक्टिव है। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे आपको एक सीरीज होती है जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, वो क्लियर होनी चाहिए बच्चों। ये सीरीज अगर क्लियर होगी तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है। तो देखो, सीरीज जो बनाई गई है बच्चों वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बनाई गई है। हाइड्रोजन, अब जैसे मैंने यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूं हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हाइड्रोजन से ऊपर जितनी मेटल्स आएंगी वो मोर रिएक्टिव होंगी और नीचे जो मेटल आएंगी वो लेस रिएक्टिव होंगी। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बनाई गई है ये रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो मेटल आएगी वो आएगी आपकी पोटेशियम। सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है बच्चों? पोटेशियम। सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आएगा आपका बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आएगा आपका कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आएगा आपका सोडियम। ये सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सोडियम के बाद आएगा आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएगा आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा आपका जिंक, जिंक के बाद आएगा आपका आयरन, आयरन के बाद आएगा आपका निकेल, निकेल के बाद आएगा आपका टिन, टिन मतलब Sn, और इसके बाद आएगा आपका Pb यानी लेड। तो इतनी मेटल ये क्या है, ये हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव मेटल है।
पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, के, बी ए, सी ए, एन ए, एम जी, ए एल, जेड एन, एफ ई, एन आई, एस एन, पी बी। और ये आ गया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल होंगी वो लेस रिएक्टिव होंगी, जैसे कॉपर हो गया आपका, कॉपर के बाद आपका हो गया यहाँ पे एच जी के बाद हो गया बच्चों ए जी के बाद हो गया आपका ए यू के बाद हो गया प्लेटिनम। यानी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये लेस रिएक्टिव मेटल हो गई एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो देखो अब इस रिएक्शन में जिंक कहाँ पर है, यहाँ, कॉपर कहाँ है, यहाँ, तो कॉपर क्या हुआ आपका, ये मेटल क्या है, ये मेटल है बच्चों आपकी लेस रिएक्टिव। कौन सी मेटल है ये, लेस रिएक्टिव। और ये मेटल कौन सी है आपकी जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ये मेटल है आपकी मोर रिएक्टिव। ठीक है बच्चों, इनको बोलते हैं मोर रिएक्टिव मेटल। अब देखो एक और मजेदार बात, सम केसेस ऐसा हो जाए कि इन दोनों में दोनों मेटल हो, लेस रिएक्टिव ना हो, मोर रिएक्टिव से ही दोनों हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे है आपका, मान लो ये है FeSO4 प्लस Zn, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन बनेगा, FeSO4 प्लस Zn। अब देखो इन दोनों में आपको देखना है कि Fe और जिंक में मोर रिएक्टिव कौन है। तो देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक पहले आ रही है, ज्यादा रिएक्टिव है Fe से, तो जिंक क्या करेगी, Fe को डिस्प्लेस कर देगी, तो यहाँ पे ZnSO4 प्लस Fe बन जाएगा। ठीक, इसमें भी आपको देखना होता है। अगर इन मेटल में ही आपको देखना है कि जो मोर रिएक्टिव होगी वो लेस रिएक्टिव को सबसे ज्यादा कौन होगा, पोटेशियम, उससे कम बेरियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, और हाइड्रोजन के नीचे जो होंगे वो सारे क्या होंगे, लेस रिएक्टिव। ठीक है बच्चों। और अगर हम यहाँ पे नॉन मेटल की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन होता है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। ये नॉन मेटल के केस में होता है बच्चों, नॉन मेटल, ये नॉन मेटल के केस में होता है। अगर इन गैसेस में आपको सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव देखना है तो कौन होगा, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये नॉन मेटल के केस में होता है। ये आपकी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होती है बच्चों। ठीक, तो यही हो गया आपका कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सीरीज आपकी क्लियर होगी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही यही है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो मोर होगी वो लेस को डिस्प्लेस कर देगी, और लेस मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। क्लियर बच्चों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड बच्चों, अब इसको रफ करते हैं। तो बच्चों अब हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। फोर्थ रिएक्शन होता है बच्चों हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों, देखो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड किससे है, डिस्प्लेसमेंट से ही है, बस आगे क्या है इसमें डबल। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में इसमें मोर और लेस रिएक्टिव का मतलब नहीं आएगा। यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, इसका मतलब होता है एक्सचेंज। बस ये वर्ड याद रखना बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक्सचेंज होता है। यहाँ पे एक्सचेंज होता है आयंस का। ठीक, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दोज रिएक्शन इन विच टू आयंस, या फिर आप कह सकते हो टू आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन, टू आयनिक कंपाउंड इन द सॉल्यूशन react by exchange of their ions। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है बच्चों इसमें। जैसे मैंने पहले ही बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज से मतलब होता है। यहां पे क्या होता है
कि दो आयनिक कंपाउंड होते हैं और उनके आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं, उसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी दो कंपाउंड हैं, दोनों के आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लगाया, डबल। और आयंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज, मतलब डिस्प्लेस हो रहे हैं, वो एक दूसरे से डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे आयंस का एक्सचेंज होता है। कि दोज रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड इन द सॉल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल है BaCl2 प्लस यहाँ पे Na2SO4, ये है बच्चों आपका एक एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज कैसे होगा, समझो बच्चों। अब देखो ये क्या है, Na पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव है और Ba कैसा है, पॉजिटिव। तो ये जो Ba है ये तो इस SO4 से एक्सचेंज होगा और ये Cl यहाँ एक्सचेंज होगा। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 प्लस Cl2 और Na2, तो मतलब 2NaCl बन जाएगा यहाँ पे, 2NaCl। बस हो गया यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज। देखो आयन का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये SO4 कहाँ गया, Ba के पास, और ये Cl2 कहाँ चला गया, Na के पास। दोनों आयंस का, दोनों कंपाउंड कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों कंपाउंड कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड। और यहाँ पे क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ और एक नया कंपाउंड हमें मिल गया यहाँ पे, BaSO4 और NaCl। तो यही तो डेफिनेशन कह रही है कि दोज रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। दो आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में है तो उनके आयन के एक्सचेंज से ही जो प्रोडक्ट बनता है वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसको हम ओवरऑल एक्सचेंज रिएक्शन भी बोल सकते हैं बच्चों। क्लियर। तो यही था आपका आयनिक एक्सचेंज यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये फोर्थ रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों एक बार। वेरी गुड। अब अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला रिएक्शन है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसको पीपीटी रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों, पीपीटी रिएक्शन। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो, यहां पे कह सकते हो दोज रिएक्शन इन विच पीपीटी आर फॉर्म्ड, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें पीपीटी फॉर्म होती है। कोई भी रिएक्शन जिसमें पीपीटी फॉर्म हो रही है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें पीपीटी फॉर्म होती है। पीपीटी का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फॉर्म होता है जो इनसॉल्युबल होता है। एक एग्जांपल से समझो, जैसे एग्जांपल है बच्चों यहाँ पे आपका एक है यहाँ पे NaNO3, ठीक, और दूसरा यहाँ पे AgCl, ये है यहाँ पे NaNO3 और AgCl। नहीं इसको नहीं है, थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे, हम इसको दूसरी तरह से लिखते थे। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं AgNO3 प्लस NaCl, ये लेते हैं यहाँ पे AgNO3 और NaCl। तो देखो यहाँ भी एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे पीपीटी फॉर्म होती है इसलिए इसको पीपीटी बोलते हैं। तो जो Ag है यहाँ पे क्या होगा, AgCl प्लस NaNO3। तो जो AgCl है ये व्हाइट कलर की पीपीटी फॉर्म होगी आपकी, व्हाइट कलर की पीपीटी। मतलब समझो इसका, जैसे बच्चों ये कोई आपने कोई टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर एक सॉल्यूशन भर दिया आपने, किसका सॉल्यूशन भर दिया, इसके अंदर मान लो आपने सॉल्यूशन भर दिया, मान लो NaCl डाल दिया, ये NaCl, और इसमें आपने ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या ऐड किया, इसके अंदर AgNO3 ऐड कर दिया। क्या ऐड किया बच्चों, AgNO3 ऐड कर दिया, NaCl फिल किया था, AgNO3 ऐड कर दिया इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे AgCl का एक इनसॉल्युबल सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म होगा यहाँ पे, इनसॉल्युबल, और बाकी का ये पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, बाकी का जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपका NaNO3 हो जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये यहाँ पे बाकी तो देखो पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे एक इनसॉल्युबल पार्टिकल फॉर्म होगा जो कि सॉल्युबल नहीं होगा लिक्विड में, यानी लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होगा। तो इसी AgCl को क्या बोलेंगे यहाँ पे, पीपीटी बच्चों। इसीलिए इस रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, पीपीटी फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों।
अब अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगला रिएक्शन होता है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब समझो। देखो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज न्यूट्रल होने वाली है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि व्हेन एसिड react with base to form salt and water। when acid react with base to form salt and water, जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। when acid react with base to form salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो इसका भी एग्जांपल समझो बच्चों। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिया NaOH। अब NaOH क्या है, एक बेस है, और यहाँ पे आपने एक एसिड ले लिया HCl। अब देखो NaOH तो बेस हो गया, HCl क्या हो गया, एसिड। तो जब रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, NaCl प्लस वाटर, एक दो H और एक O और NaCl। तो NaCl सॉल्ट हो गया और H2O क्या हो गया यहाँ पे, वाटर। ये क्या हो गया, बेस। ये क्या हो गया आपका, एसिड। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी दोज रिएक्शन इन विच पीपीटी आर फॉर्म्ड। जिस भी रिएक्शन में पीपीटी फॉर्म हो रही है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा बच्चों सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म होगा। इट्स क्लियर, ओके। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वेरी गुड बच्चों, चलो इसको रफ करते हैं। और अब एक जो लास्ट आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बचा हुआ है, और ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप 11th क्लास में आओगे तो 11th क्लास में पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर है जो आपको पढ़ना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं वन वर्ड में रिडॉक्स रिएक्शन। समझो बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इन शॉर्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से क्लियर समझना। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म मैं क्लियर कर रहा हूं। आप सबसे पहले तो ये समझो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इस चीज को समझो। ऑक्सीडेशन को ही समझो, केवल ऑक्सीडेशन क्या चीज होती है। ऑक्सीडेशन को हम तीन तरह से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जहां भी ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, ऐड ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, एक ही बात है। दूसरा पॉइंट, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरा पॉइंट है बच्चों यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन पॉइंट से आप ऑक्सीडेशन को समझ सकते हो। अगर कहीं भी ऑक्सीजन जुड़ रही है या कोई कंपाउंड ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो वहां ऑक्सीडेशन होगा। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन हट रही है, तो वहां भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो वहां भी ऑक्सीडेशन होगा। ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए। दूसरा टर्म आपको समझना है यहाँ पे रिडक्शन बच्चों, कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन, ये टर्म समझना है। अब रिडक्शन में इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए बच्चों। जो ऑक्सीडेशन टर्म है उसका जस्ट उल्टा कर दिए। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बच्चों। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको कूल डाउन होकर समझना है अच्छे से, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बस तरीके से समझिए चीजों को। गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा बच्चों। इसका उल्टा करना है बिल्कुल। यहां पे रिमूव ऑफ हाइड्रोजन है तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चों। और यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ये तीन पॉइंट इसके याद रखने हैं बच्चों। इन दोनों को आपस में उल्टा करना होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वही होता है। उसके बाद यहां पे दो टर्म और आपको याद रखने हैं। एक टर्म आपको याद रखना है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, किसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो गिव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देते हैं, एंड गेन हाइड्रोजन। इसका देखो उल्टा करना होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। जो आपने पढ़ा है ना बच्चों, ये जो पढ़ा है आपने, यहां पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऐड ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है, रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका उल्टा होता है बच्चों, जहां जो हाइड्रोजन को देगा यानी रिमूव करेगा हाइड्रोजन को, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और गेन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके अलावा दूसरा टर्म होता है यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट में अब इसका उल्टा कर दो, गिव्स ऑक्सीजन है तो यहां पे क्या हो जाएगा, गिव्स ऑफ हाइड्रोजन, गिव्स ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब गिव्स ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब गिव्स ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसका जल्द उल्टा इसमें करना है। ऑक्सीडेशन का उल्टा कर दो, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन का उल्टा कर दो, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उल्टा कर दो, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का उल्टा कर दो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे मेन जो हमारा टॉपिक था, रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं। अब ये समझो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हमने पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब रिडॉक्स क्या होता है, तो यहां पे लिखोगे व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियस, when oxidation and reduction take place simultaneous in a reaction। एक ही रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हों तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर बच्चों? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हों तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। When oxidation and reduction take place simultaneous in a reaction, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे हो तो उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब इन सब का निचोड़ देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल का मतलब समझो, जैसे एग्जांपल है आपका CuO और प्लस यहाँ पे क्या है आपका H2। क्लियर बच्चों? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, अभी मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, हाइड्रोजन कॉपर से मोर रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन कॉपर को क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O प्लस Cu, यही तो बनेगा बच्चों, H2O प्लस Cu। अब देखो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इस चीज को समझो बच्चों आप कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। अब देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, यहाँ पे इसको लेके आओ, यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ इधर लेके जाओ कॉपर के। अब देखो यहाँ पे CuO है, यहाँ पे सिर्फ अकेला क्या है, Cu, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुई, रिमूव हुई कि नहीं हुई। समझो बच्चों इस चीज को, CuO और यहाँ पे क्या है केवल Cu, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गई, रिमूव हो गई। और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, देखो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन क्या चीज होती है बच्चों, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, रिडक्शन होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गई है। यहाँ पे सिर्फ H2 है और यहाँ पे क्या होगा, H2O, ऑक्सीजन जुड़ गई यहाँ पे। तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऐड ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टर्म